24 से पहले संगठन में बड़ी सर्जरी की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव और संगठन के साथ सरकार में फेरबदल को लेकर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बदलाव करने की उम्मीद है, तो इन बदलावों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो इसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत और आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और संगठन सरकार में फेरबदल को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो आज करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा, लेकिन इससे पहले क्योंकि 24 का रण तैयार हो चुका है और जीत का प्रण भी सभी पार्टियों ने ले लिया है, लेकिन तैयारियों पे अगर जरा गौर करें तो समझिए कि बीजेपी की क्या तैयारी है। बीजेपी ने अपने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की भी शुरुआत कर दी है मध्य प्रदेश से, और इसके जरिए अब बीजेपी के बड़े मुद्दे हैं, चाहे फिर यूसीसी की ही बात क्यों ना कर ले। इन तमाम बड़े मुद्दों के जरिए बीजेपी जनसंपर्क साधने की भी कोशिश कर रही है, सीधा जनता से कनेक्ट करने की कोशिश है, और ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की 2014 से काम में आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो भी सभी ने देखा है। बात करते हैं अब समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की भी तैयारी बड़ी है। इस बार एसी कमरों से बाहर निकलते हुए समाजवादी पार्टी भी ग्राउंड जीरो पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन संगठन में बड़े बदलाव को लेकर और पार्टी के अंदर खाने ही आत्ममंथन भी चल रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में प्रत्याशियों को मौका दिया जाए। लेकिन बात फिर वहीं आकर टिकती है कि आखिर परिवार के सदस्यों को ही क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सबसे आगे चलते हैं तो बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी की भी बड़ी तैयारी है, जहां बीएसपी इस बार अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ अन्य वोट बैंक पर भी नजर रखना चाहती है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको मेहमानों से रूबरू करा देती हूं। सुरेंद्र कुमार सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत, खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं पीयूष से। पीयूष, देखिए तैयारी सबकी बड़े स्तर पर है, देर रात बैठक हुई है, आखिर क्या चर्चा हुई है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी रही है कि एक चुनाव खत्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। और इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई है। और इस बैठक की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बात करें, ये सभी लोग मौजूद रहे। 5 घंटे तक बैठक हुई है, चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि फेरबदल की खबरें करीब 6 महीने से चल रही है कि अब फेरबदल हो जाएगा, अब फेरबदल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब अंतिम चरण में ये फेरबदल का जो सिलसिला है, ये यूं कहें कि पार्टी फैसला ले सकती है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम मुहर पर पूरी तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने करीब 2 बड़ी बैठकें दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में की थी। इसमें भी तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है, ना सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई महत्वपूर्ण लोगों को जिम्मेदारी दे सकती है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव की बात करें, इनको और भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस फिलहाल रहने वाला है। और संभवतः कुछ नए चेहरों को वहां से भी केंद्र में लाया जा सकता है। तमाम विषयों पर मिल चुकी है और इन अटकलों के साथ ही अब आगे बढ़ने की तैयारी है। ठीक है, सुरेंद्र कुमार सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, देखिए किस तरीके से बीजेपी अब तैयारी कर रही है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो रहती है, प्लानिंग जो रहती है, वो सभी ने देखा है
कि चुनाव दर चुनाव भी चेंज करती रहती है और स्ट्रैटेजी सटीक होती है, जनता से सीधा कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इस बार जिम्मेदारियों को लेकर जो पेच फंस रहे हैं, क्या कोशिशें हैं, क्या बड़ा आप लोग का रूपरेखा है उसकी? सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? किस तरीके से ग्राउंड जीरो में आप लोग तैयार होंगे? कांग्रेस पार्टी जो अपना प्रदर्शन है वो कैसे बेहतर करेगी? देखिए, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं चुनाव के लिए भी, जनता के लिए संघर्ष करने के लिए भी। हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर के दौरे पर हैं और जब देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हों, 2 मई से मणिपुर में आग लग रही है, मोदी जी के पास कर्नाटक चुनाव लड़ने की फुर्सत है, विदेश यात्राओं की फुर्सत है, विश्व का कथित रूप से नेता बनने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाकर वहां की आग बुझाने की फुर्सत नहीं है। वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत मोदी जी को नहीं है। ऊपर से जो अब मोदी जी और अमित शाह जी भाजपा में सर्जरी करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर सर्जरी से पहले इन्हें टेस्ट भी करने पड़ेंगे अपनी पार्टी के, कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई भयानक रोग ऐसा हो गया हो भाजपा में जो कि किसी भी सर्जरी से ठीक होने की स्थिति में ही ना हो। तो उन परिस्थितियों में भाजपा का पतन तो तय है, क्योंकि ये वही भाजपा है जो कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती थी और बाद में उन्हीं भ्रष्टाचारी जिन्हें वो कहती थी, उन्हीं नेताओं को भाजपा में लेकर आज उनके दम पर राजनीति कर रही है। आज देखा जाए तो भाजपा में आधे से ज्यादा कांग्रेसी हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा का जहाज डूबने वाला है। और बिल्कुल, लेकिन विजय जी, कांग्रेस पार्टी के अपने भी कोई मुद्दे हैं कि बीजेपी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की राजनीति घूमेगी? देखिए, हमारे पास कोई मुद्दों की कमी नहीं है। 2014 में जब से चुनाव शुरू हुआ और मोदी सरकार सत्ता में आई, तो उसी दिन से हमारे मुद्दों की लड़ाई तो जब से शुरू हो गई थी। 2014 में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश के बुरे दिन आ गए। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया। 70 साल के इतिहास में देश की किसी भी सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन ये मोदी सरकार है जो कई बार बड़ी बड़ी रकमें निकाल कर खर्च कर चुकी है। देश के संसाधनों को बेचने का काम मोदी सरकार ने किया है। नमामि गंगे परियोजना इनका घोटाला है, पीएम केयर्स घोटाला है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, लाखों करोड़ रुपए कहाँ चले गए? मोदी जी की जेब में चले गए या किसकी जेब में चले गए? आज तक एक भी स्मार्ट सिटी का ये बता दें कि एक भी स्मार्ट सिटी बनी हो। टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, सब्जियों की जो स्थिति है वो महंगाई चरम पर है, चाहे वो खाद्य तेलों की बात करें, हम किसी भी चीज की बात करें, पेट्रोल डीजल में कई सौ गुना महंगाई है। आप ये देखिए, तुलना करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो भैया मोदी जी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। बांग्लादेश के साथ तुलना करते हैं तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। और अगर हम इनकी आईटी सेल का जवाब ठीक देने है के सुरेंद्र जी, लिए कुल सच्चाई को मिलाकर देखेंगे जिन तो मुद्दों ये पर टोटल भारतीय झूठ जनता बोलते हैं हर पार्टी मुद्दे पर। वाहवाही लेती है, उन मुद्दों पर भी खामियां नजर आ रही हैं, यानी कि विकास के काम नजर नहीं आ रहे। विजय जी को जवाब दीजिए। सत्य जी, देखिए, जहां तक अभी कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश का होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, ये भूल चुके हैं कि ये तो इनकी परंपरा है, इनकी इतिहास है, इनके ही गांधी खानदान की ये इतिहास रहा है कि देश की बुराई जो है विदेशों में जाके करने की, तो इनको होना चाहिए था। क्योंकि जिस टाइम देश बंटवारा हो रहा था उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने ही खुद के स्वार्थ के लिए ये पाकिस्तान को अलग करके, और जब 71 के टाइम में जब शिमला में जब समझौता हो रहा था उस टाइम भी अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने बांग्लादेश को अलग करवाया था। तो इनकी अपनी खुद की स्वार्थ है, देश की भलाई हो, देश का विकास कैसे हो, देखिए सुरेंद्र जी, आज के मुद्दे पर आप लोग जवाब देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जब पीछे देखते हैं तभी कहा जाता है कि रिव्यू मिरर में देखकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जहां तक रहा हमारी पार्टी की संगठन की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं के बीच में रहने के लिए और जनता के बीच में रहने के लिए जाने जाते हैं। तो हमेशा से जनता की भला के ही बारे में सोचते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब
प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश से हमारे कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे, उस टाइम भी आप देखे होंगे कि पूरे देश से कार्यकर्ता को बुलाया गया। पूरे देश से संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, उसके साथ साथ देश में किस प्रकार से देश हमारा विकास कैसे करे, जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचे, हर एक चीजों पे जो है बात करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन यही कांग्रेस के हमारे कुछ नेता हैं, या ये कहिए जो 23 तारीख को जो महागठबंधन हुई थी, उन लोगों को सिर्फ अपनी स्वार्थ देखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ वो परिवार बचाओ और देश को लूटने वाला सारी विजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी स्वार्थी है? तभी विदेशों में जाकर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। मुद्दे क्या होंगे 24 से पहले विजय जी? देखिए, ये जो राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये सब झूठे आरोप हैं। जब राहुल गांधी जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए तो उन्होंने संसद में समय मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे संसद में अपनी बात रखने की मंजूरी दीजिए, मैं सबूतों के साथ अपनी बात रखूंगा। मैंने देश के खिलाफ ना आज तक कोई काम किया है, ना करूंगा, और ना ही किसी गलत काम को बर्दाश्त करूंगा। देश तो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन राहुल गांधी जी को उनकी बात रखने का समय नहीं दिया गया। ये बीजेपी सरकार की तानाशाही थी और उसी साजिश के तहत उनकी जो संसद सदस्यता है वो रद्द कराई गई। और आज भी चाहे अगर देश की बात है तो आप ये देखिए, मणिपुर मोदी जी नहीं गए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जा रहे हैं, मणिपुर के दौरे पर हैं। देश के लिए किसी भी कुर्बानी से कांग्रेस पीछे नहीं है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विभिन्न मुद्दे देश की जनता ठीक है, चर्चा पर वापस लौटूंगी। मैं माफी चाह रही हूँ, आपको रोकना पड़ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, उसका रुख करना है तो चंद्रशेखर आजाद पर हमले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको बता दें। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को धमकी भी मिली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चंद्रशेखर को धमकी दी गई है। पोस्ट में लिखा है कि इस बार बच गया, अगली बार नहीं। 4 दिन पहले भी फेसबुक पोस्ट पर धमकाया था। पोस्ट में लिखा था, बीच चौराहे चंद्रशेखर को मारेंगे। तो क्षत्रिय ऑफ कमिटी फेसबुक पेज से धमकी दी गई है। तो देखिए, बड़ा ये पूरा मामला है जहां भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर कल हमला हुआ। हालांकि गनीमत रही कि उनके पेट को छूकर गोली निकल गई, लेकिन इस हमले के बाद ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि सोशल मीडिया पर भी उनको धमकी मिली है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, सोशल मीडिया पर भी धमकी मिल रही है, आखिर हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अमेठी में एक क्षत्रिय समाज के नाम से जो है क्षत्रिय आप अमेठी के नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कि चंद्रशेखर रावण को जो है एक धमकी लिखी गई है। सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है, जिसमें कि उनको साफ तौर पे लिखा गया है कि अमेठी के ठाकुर द्वारा उनको घरे चौराहे पर जो है गोली मारा जाएगा। और वहीं और भी 2-3 राउंड में लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि बच गया है, इस बार अगली बार नहीं बचेगा। तो इस तरह से जो है सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा जो है लेख उनका वायरल हो रहा है, जिस पर कि पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान लिया और मामले का संज्ञान लेकर के तुरंत उस पर FIR लिखा गया और पुलिस द्वारा उस पर विधिक कार्रवाई की भी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, आखिर हमले से पहले भी धमकी दी गई। अब बड़े सवाल इस पूरे मामले से उठ रहे हैं कि आखिर हमले से पहले जब धमकी सरेआम दे दी गई तो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, और आखिरकार हमले को भी अंजाम दे दिया गया। अब इसके बाद किस तरीके से सतर्कता बढ़ती जाती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हंसराज, तमाम जानकारी के लिए। भीम आर्मी प्रमुख पर सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भीम आर्मी अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे, चंद्रशेखर आजाद पर हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिली है। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं, और चर्चा में बात हो रही थी कि आखिर 24 को लेकर बीजेपी जहां संगठन में सर्जरी की तैयारी कर रही है, तो इसी के साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। देखिए विजय जी, आपसे ये बात हो रही थी कि आखिर किस तरीके से ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है स्वार्थी है, तभी विदेशों में जाकर भारत को लेकर इस तरीके से जिक्र किया जाता है। भारत में ही रहकर भारत के मुद्दे अगर उठाए जाए तो बेहतर नहीं है, और फिर उसको जस्टिफाई भी किया जाता है।
उन्नति जी, देखिए बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है वो आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने रख रहा हूँ। एक तरफ कहते हैं मोदी जी से चीन थर-थर कांप रहा है, दूसरी तरफ चीन हमारी सीमा में घुस आता है, तो मोदी जी सच्चाई नहीं बताते। विदेशी मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि चीन हमारी जो सीमा क्षेत्र में काफी आगे तक घुस आया है। उसके बाद में मोदी जी दावा करते हैं कि हम चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन उनके दावों के बावजूद चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब पहुंच जाता है। लेकिन तो विजय बताइए जी, देश को चाइना नुकसान के कौन बारे पहुंचा रहा में है? इतनी एक्सक्लूसिव जानकारी कांग्रेस के पास पहले पहुंच जाती है, लेकिन जो सरकार में उनके पास नहीं पहुंचती है। क्या विश्वास नहीं है लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक पदों पर जो तैनात हैं उन पर विश्वास नहीं रखेंगे तो जनता को क्या संदेश जाएगा? ये कभी सोचती है कांग्रेस पार्टी? नहीं, हमें तो पूरा भरोसा है, लेकिन कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से क्या बिल्ली चली जाती है? अरे भाई, देश को बचाना है तो देश बिल्ली को की कल्पना भी मजबूत नहीं करनी चाहिए? जी, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए उसकी? क्यों नहीं कल्पना करनी चाहिए? जब साक्षात मौजूद है तो कल्पना करने की बात ही कहाँ है? अगर बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी हमारे क्षेत्रों में घुस आई है और जहां जिन तो क्षेत्रों में रक्षा पहले मंत्री वो अगर ये कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं गई है तो इस बात पर एतबार नहीं होता है, तो फिर क्या ऐसा किया जाए जो कांग्रेस पार्टी को यकीन हो? अगर सैटेलाइट से वहां की एक्चुअल स्थिति देश के सामने आती है कि भाई वो हमारी सीमा में घुस आया है या वहां पर वो बंकर बना रहा है, दूसरे निर्माण कर रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये फर्ज नहीं, नहीं बनता? ये ठीक बात नहीं है। तो देखिए विजय जी, पीछे सैटेलाइट सरकार से इमेजेस सभी देखते हैं कमाल की और बात स्थिति कर रहे हैं सभी आप। के सामने कौन ओपन देखता है, है? बट ना, उसको गलत लेकर भारत बात। को बार बार बोलना ये उन्नति ठीक जी, नहीं है। आप लोग मजबूत सुनिए, विपक्ष हैं, विपक्ष होने हमारा के नाते काम आप है, मुद्दे सुनिए। उठा सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा ये आरोप लगाना मुद्दे कि उठा ऐसा रहे हैं कुछ हो गया है तो भारत पर भी उंगली उठाते हैं, यही मैं समझाने का कमाल की प्रयास कर बात रही कर हूँ। रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ सरकार एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें विपक्ष के लोग भी हों लेकर जाए चाइना बॉर्डर पर। किसने मना किया है? अगर सरकार सच बोल रही है तो वो सच इतने सबके सामने कॉन्फिडेंशियल आना तो मैटर चाहिए ना। पर आप चाहते हैं, ठीक है, पूरे विपक्ष को लेकर जाएं और वहां सीमा पर उनको हकीकत दिखाएं। इतना समय व्यर्थ क्यों? इतने बड़े मुद्दे पेंडिंग हैं, आप लोग उठाइए। महंगाई का मुद्दा मैं पूछूंगी सवाल बीजेपी से, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं आप, मैंने पूछा कि नहीं सवाल, लेकिन आप लोग मुद्दे को जिस तरीके से घुमाते हैं, क्या इससे राजनीति आगे बढ़ेगी? क्या संदेश जनता के पास जा रहा है? जी, सुरेंद्र जी, भाजपा इन मुद्दों को मुद्दा ही नहीं मानती। सुरेंद्र जी, ये देखिए विपक्ष को भी, क्योंकि भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है, आखिर इसको किस तरीके से आप लोग साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं? कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है, यूसीसी जैसा बड़ा मुद्दा आप लोग ने लिया, लेकिन उस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई है सभी के साथ? क्यों ऐसी स्थिति बनती है कि बार बार भ्रम फैलता है और पिसती बीच में जनता है? सुरेंद्र जी। उन्नति जी, देखिए अभी कौशिक जी जिस प्रकार से हमेशा घुमा फिरा के ये विदेशी बात करते हैं कि हमको विदेशी मीडिया से खबर मिली। हिंदुस्तान में मीडिया की कमी है क्या? हिंदुस्तान के जो मीडिया है वो क्या इस देश से बाहर है क्या? आप जो वो न्यूज दिखा रहा है उस पे आपको भरोसा नहीं है क्या? इस लोकतंत्र पे भरोसा नहीं क्या? इस संविधान पे भरोसा आपको नहीं है? आप बार बार जो ये बोलते हैं हमको विदेशी खबर मिली है, विदेशी मीडिया ने खबर हमको दिया है, अरे आपका तो ब्लड में ही है विदेशी नीति। आपने इस देश के अंदर जो है इस देश को खोखला बनाने का, रखने का काम आप लोगों ने किया। हमेशा आपने रिश्ता पाकिस्तान से रखा, चाइना से रखा, ये तमाम जगह से आपने रखा, आतंकवादी से आपका रिश्ता है, लेकिन अब भी आप सुधर जाइए। 400 से 40 पे सिमट गए हैं, लेकिन 2014 के बाद लगातार जो है आपकी जमानत जब्त हो रही है उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। देखिए पर्सनल कमेंट नहीं, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं सीख रहे। अरे आपने कहा विपक्ष की भूमिका आप नहीं निभा पा रहे। देखिए पर्सनल अटैक करने से बचिए सुरेंद्र जी, और मुद्दों के साथ जवाब दीजिए, फैक्ट्स के साथ जवाब दीजिए। विदेशी नीति जो है सरकार को माननीय देश को बताए बगैर वर्चस्व बढ़ा है, देश का नाम बढ़ा है, कम से कम ये तो सोचिए। आपकी सरकार जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने चले गए और आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि भाई हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पाकिस्तान जैसे रिपोर्ट दबाता था वैसे ऑन और ऑफ होता था। बिरयानी क्यों खाते हैं पाकिस्तान की? देश का नाम पूरा बता दीजिए सुरेंद्र भाई। देखिए विजय जी, पर चादर चढ़ाई थी आडवाणी जी ने। भारत के ही नाम सही, प्रधानमंत्री का नाम मत लीजिए, लेकिन भारत के ही नाम। देखिए 24 से पहले ये मुद्दे रह जाएंगे
तो फायदा किसको होगा, ये आप लोग बुद्धिजीवी हैं, समझ सकते हैं। सीधा करना, जनता ये सब कुछ देख रही है। का काम करना, मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो जनता से जुड़े हो। बन गई है। देश की जनता जो है सब कुछ देखते हुए ठीक है, आपको नकार दिया है। ठीक है। देखिए विजय जी, मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो सीधा जनता से जुड़ाव रखते हैं। बीजेपी को भी मैं यही सलाह देना चाहूंगी। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 24 से पहले संगठन में सर्जरी की तैयारी है, लेकिन उससे पहले मुद्दे कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कौन सी पार्टी कर पाती है और उसी के हाथ सत्ता लगेगी, ये एकदम सटीक रहता है। हर बार ये होता है कि आखिर जो जनता के फैसलों को उठाता है, जनता भी उसी का साथ देती है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।